गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने चालकता अनुमापन की बात की थी। ठीक है, क्या अम्ल सार अनुमापन के अंतिम बिंदु का निर्धारण करने के लिए हम चालकता अनुमापन करते हैं, जिसमें अपन ने पहला कॉम्बिनेशन पढ़ा था परबल अम्ल व परबल सार का। कि जब परबल अम्ल के रूप में अपन HCl को चालकता सेल के अंदर फील करते हैं तो शुरू के अंदर क्या होता है, इसका आयनन अधिक होता है, क्योंकि जो HCl है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, प्रबल इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। इस वजह से तो इसका चालकता का जो मान है वो अत्यधिक हमें मिलता है। अब जैसे जैसे अपन इसके अंदर क्या NaOH मिलाते हैं अर्थात सार मिलाते हैं बूंद बूंद करके, तो जो H प्लस आयन है वो सार के OH माइनस आयन से क्रिया करके क्या वाटर बना लेते हैं, जिसकी वजह से इसकी चालकता का मान तुल्य बिंदु तक घटता जाता है। अब एक स्थिति पर न्यूनतम चालकता होगी, ठीक है, वह वही तुल्य बिंदु होगा। जिस बिंदु के ऊपर हमें न्यूनतम चालकता का मान मिलता है, ठीक है, जिसके पश्चात जो चालकता का मान है वो बाद में वापस से बढ़ने लगता है, वहाँ वो बिंदु क्या कहलाता है, तुल्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, और इसके पश्चात अगर अपन और NaOH मिलाएं तो क्या होता है, वो चालकता क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, क्योंकि बाद में जो आयनों का अभिगमन होगा वो तेजी से होने लगेगा। ठीक है, जितना वाटर बनना था बन जाएगा, ठीक NaOH के डालने पर। और बाद में जैसा और आयन मिलाएं तो बाद में क्या होगा, NaOH के अंदर जो Na प्लस और OH माइनस है वो भी मोबिलिटी में पार्ट लेंगे और अपनी जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज कर लेंगे, जिसकी वजह से विद्युत धारा अत्यधिक प्रभावित होगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है परबल अम्ल व दुर्बल सार के मध्य अनुमापन। पहला कॉम्बिनेशन पढ़ा था परबल अम्ल परबल सार, दूसरा अपन लेते हैं परबल अम्ल व दुर्बल सार के मध्य अनुमापन, HCl और NH4OH। तो HCl है वो NH4OH से क्रिया करके क्या NH4Cl और वाटर बना लेता है। ठीक है, इसके अंदर भी एक एंड पॉइंट मिलता है। शुरू के अंदर चालकता का मान धीरे धीरे घटता है और बाद में क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ NH4OH दुर्बल विद्युत अपघट्य है जो बहुत कम आयनिक होता है। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य होने के कारण क्या होगा, इसका आयनन भी कम होगा, जिसकी चालकता भी बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे अगर अपन इसमें NH4OH मिलाते हैं HCl के अंदर तो HCl तो एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, इसके अंदर आयनों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, और NH4OH क्या है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो ये कम आयनित होगा, तो इसके अंदर इतने OH माइनस नहीं आयन बन पाते हैं जो कि H प्लस आयन के साथ में क्रिया करके क्या वाटर बना ले। जितने OH आयन बनेंगे वो वाटर से क्रिया कर H प्लस आयन से क्रिया करके क्या वाटर बना लेंगे, और बाद में भी कुछ H प्लस आयन इसके अंदर बच जाते हैं। ठीक है, इसलिए एक एंड पॉइंट तक तो इसके चालकता का मान घटता है। ठीक है, लेकिन बाद में और OH माइनस आयन नहीं होने की वजह से H प्लस आयन इस विलयन के अंदर शेष बच जाते हैं, जिसकी वजह से चालकता का मान बाद में क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। नेक्स्ट है दुर्बल अम्ल व प्रबल सार के मध्य अनुमापन। ठीक है, दुर्बल अम्ल यहाँ पर क्या है, एसिटिक एसिड और प्रबल सार अपन NaOH के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि CH3COH है वो NaOH से रिएक्शंस करेगा तो क्या CH3CO माइनस व Na प्लस और OH2 बनाएगा। ठीक है, इस अनुमापन में पहले क्या होती है, चालकता घटेगी। ठीक है, क्योंकि दुर्बल अम्ल क्या होता है, कम आयनित होगा। ठीक है, तो आयन की मात्रा अधिक नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो चालकता है शुरू में कम होती है, लेकिन जैसे जैसे सार मिलाएंगे तो अत्यंत आयनिक क्या बनेगा, एक CH3CO सोडियम एसीटेट बनता है जो विलयन की चालकता बढ़ाता है। ठीक है, अंतिम बिंदु के बाद में और अधिक मिलाने पर OH माइनस आयन के कारण चालकता बढ़ने लगती है। अब इसमें एक अजीब सा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें जो चालकता बढ़ेगी उसका रीज़न क्या होगा, प्रबल सार होगा। ठीक है, क्योंकि अगर अपन यहाँ पर दुर्बल अम्ल के रूप में एसिटिक एसिड काम में लेते हैं तो एसिटिक एसिड तो क्या कम आयनित होगा। ठीक है, जो आयनित होता है वो क्या करेगा, अगर अब सार से क्रिया करके क्या बना लेगा, सोडियम एसीटेट अर्थात CH3CO माइनस है वो Na प्लस से क्रिया करके क्या बना लेगा, सोडियम एसीटेट बना लेता है। और सोडियम जो एसीटेट होती है उसकी जो चालकता का मान होता है वो अत्यधिक होता है। तो शुरू में तो एसिटिक एसिड की वजह से चालकता बहुत ही कम होती है अर्थात घटती है, लेकिन जैसे ही अगर अपन इसके सार मिलाते जाएं, सार मिलाएंगे तो क्या होगा, सोडियम एसीटेट बनेगा और सोडियम एसीटेट है वो बहुत ही जल्दी आयनित हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में इसकी चालकता का मान बढ़ता रहता है और एक एंड पॉइंट तक तो बढ़ता है। बाद में अगर अपन और इसके अंदर NaOH मिलाएं
तो क्या होगा, OH माइनस की सांद्रता इस विलयन के अंदर बहुत ही अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से चालकता और अधिक इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार के मध्य अनुमापन। अगर अपन अब दुर्बल अम्ल यहाँ पर एसिटिक एसिड और दुर्बल क्षार NH4 OH लें, तब चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं कि जो दुर्बल अम्ल है CH3COH वो NH4OH से क्रिया करके क्या बना लेगा, ठीक, CH3CO NH4 अमोनियम एसीटेट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। CH3COH कम आयनित है, ठीक है, तथा इसमें प्राप्त H प्लस आयन क्षार के OH माइनस से क्रिया करके क्या बना लेंगे, जल का निर्माण कर लेते हैं। तत्पश्चात विलयन में क्या बन जाएगा, CH3CO NH4 लवण बनने के कारण चालकता फिर बढ़ने लगती है। ठीक है, और उदासीनीकरण की अभिक्रिया के बाद में क्या होगा, चालकता लगभग स्थिर हो जाएगी, क्योंकि NH4OH बहुत कम आयनित होते हैं। अब इस क्रिया के अंदर अगर देते हैं तो चालकता का मान पहले घटता है, ठीक है, क्योंकि दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल कम आयनित होता है, इस वजह से चालकता का मान पहले तो घटता है, लेकिन बाद में जैसे NH4OH मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट का आयनन बहुत तेजी से होता है, इस वजह से बाद में चालकता बढ़ने लगती है। ठीक है, एक बिंदु तक बढ़ने के बाद में वापस से क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, क्योंकि उदासीनीकरण अभिक्रिया की वजह से NH4OH क्या होता है, बहुत कम आयनित होता है, क्योंकि ये दुर्बल क्षार होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अवक्षेपण अनुमापन की, अब तक अपन ने 4 पढ़ लिए, 4 कॉम्बिनेशन। अब एक है प्रिसिपिटेट टाइटेशंस, ये अलग प्रकार का है। क्या होता है इसमें, देखिए कि AgNO3 व KCl के मध्य अनुमापन करें अगर, अब तक अपन ने केवल अम्ल क्षार के मध्य अनुमापन कराया था, ठीक है, चालकता अनुमापन में। अब 5 प्रकार है, इसका अलग प्रकार है कि AgNO3 व KCl के मध्य अनुमापन करें तो क्या होता है कि प्रथम प्रावस्था में AgNO3 मिलाने पर चालकता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि K प्लस व Ag प्लस आयनों की गति क्या होती है, लगभग समान होती है, ठीक है, और अंतिम बिंदु के पश्चात और अधिक AgNO3 मिलाने पर चालकता में वृद्धि होने लगती है। ऐसे विलय में मुक्त आयनों की वृद्धि के कारण चालकता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अगर अपन अवक्षेपण अनुमापन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ जो चालकता का मान होता है वो आयनों की गति के कारण होता है। अगर अपन KCl के अंदर AgNO3 मिलाएं, ठीक है, तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि जो K प्लस है और Ag प्लस है, उन दोनों की जो आयनों की गति है वो लगभग समान होती है, ठीक है, और एक अंतिम बिंदु के बाद में क्या होगा, अगर अपन और AgNO3 मिलाएं, ठीक है, तो और AgNO3 मिलाने के पश्चात Ag प्लस आयनों की क्या होती है, संख्या में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, मुक्त आयनों की गति के कारण चालकता के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो AgNO3 KCl से क्रिया करके क्या बनाएगा, KNO3 और AgCl की PPT बनती जाएगी, ठीक है, और अधिक अपन AgNO3 मिलाएं तो इतने NO3 माइनस अब नहीं होंगे जो K प्लस के से क्रिया कर सके, या फिर इतने KCl नहीं होंगे जो कि Ag के साथ क्रिया करके AgCl की PPT बनाते हैं। ठीक है, तो बाद में क्या होगा, Ag प्लस और मिलाएंगे तो Ag प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, जिसकी वजह से चालकता का मान में बाद वृद्धि होती है एक एक एंड पॉइंट के बाद में, जब पूर्ण अवक्षेपण हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर एंड पॉइंट ना आकर के क्या आता है, एक कंप्लीट प्रिसिपिटेट पॉइंट आता है। ठीक है, मतलब जितनी AgCl की PPT बननी थी KCl से क्रिया करके, वो PPT बनने के बाद में क्या होगा, आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, बाद में PPT और नहीं बनेगी। बाद में PPT नहीं बनने के कारण क्या होता है, जो अमुक्त आयनों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे कि चालकता का मान तेजी से बढ़ने लगता है। अब है अपन चालकता मापन के अनुप्रयोग पढ़े कि चालकता मापन से दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार का अनुमापन किया जा सकता है, जबकि अगर अपन नॉर्मली अगर अपन ब्यूरेट पिपेट से करें तो ये वीक एसिड और वीक बेस का जो टाइटेशन होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, उसका एंड पॉइंट फाइंड आउट करना। लेकिन अपन कंडक्टेंस साइटेशन से अपन इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि चालकता मापन से रासायनिक अभिक्रिया की बल गति का मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स भी अपन इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है चालकता मापन विधि में अंतिम बिंदु का निर्धारण ग्राफ द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अपने जो आंकड़े हमें मिलते हैं वो सटीक मिलते हैं। तो चालकता मापन विधि से रंगीन विलयनों का अनुमापन संभव होता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है आर्रेनियस का सिद्धांत। आर्रेनियस का सिद्धांत क्या कहता है, देखते हैं कि आर्रेनियस नामक जो साइंटिस्ट था उन्होंने बताया था कि विलयन में विद्युत अपघट्य के अणु धनायन व ऋणायन में टूटते हैं। ठीक है, यह आयनिक स्पीशीज संयोजित
अक्रिय अणु का निर्माण करते हैं और विद्युत अपघट्य पूर्ण आयनित नहीं होता। कुल अणुओं का वह भाग जो आयनित होता है वही वियोजन की मात्रा कहलाती है। तो आर्हेनियस का सिद्धांत कभी-कभी 1 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको देख लेते हैं एक बार कि आर्हेनियस ने अपने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है? तो उसने बताया था कि अपने पोस्टुलेट्स में कि विलयन के विद्युत अपघट्य हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव में डिसोसिएट होंगे। ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या कंबाइन होकर एक न्यूट्रल स्पीशीज का फॉर्मेशंस करेंगे, ठीक है? और विद्युत अपघट्य का कंप्लीट डिसोसिएशन पॉसिबल नहीं होता, अर्थात कंप्लीट आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से केवल वही पार्टिकल्स जो आयनाइजेशन में पार्ट लेते हैं क्या कहलाते हैं? अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन की मात्रा कहलाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है अपना ओस्टवाल्ड की तनुता का नियम, ठीक है? क्या है ये ओस्वाल्ड की तनुता का नियम? कि ओस्टवाल्ड के अनुसार जो विद्युत अपघट्य वियोजन की तनुता के साथ वियोजन की मात्रा के परिवर्तन को व्यक्त करता है, ठीक है? ओस्टवाल्ड का जो नियम था वो क्या था कि विद्युत अपघट्य के वियोजन की तनुता के साथ-साथ में वो वियोजन की जो मात्रा थी उसको भी व्यक्त करता था कि किसी यदि द्विअंगी विद्युत अपघट्य एबी के वियोजन का अध्ययन करें तो अपन लॉ ऑफ मार्क्स सेकंड अप्लाई करें तो क्या होगा कि एबी है वो किस में टूट रहा है? ए प्लस और बी माइनस में। तो प्रारंभिक सांद्रता की बात करें तो प्रारंभ में केवल ए बी की सांद्रता होगी, ठीक है? और ए प्लस और बी माइनस की नहीं होगी। और साम्य अवस्था अगर अपन देखें तो साम्य अवस्था पर किसकी सांद्रता होगी? साम्य अवस्था पर ए बी की सांद्रता होगी सी वन माइनस अल्फा और ए प्लस क्या होगी ए प्लस की होगी सी अल्फा और बी माइनस की होगी सी अल्फा। तो के अगर अपन देखें इसका वियोजन स्थिरांक तो कितना होगा? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा के बराबर, ठीक है? तो आर्हेनियस व ओस्टवाल सिद्धांत तन्नुता सिद्धांत तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए पूर्णतः क्या रहे? असफल रहे, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन में पूर्ण आयनित होते हैं, ठीक है? तो ओस्टवाल्ड और आर्हेनियस ने का जो सिद्धांत है वो केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए होता है, ठीक है? क्योंकि आर्हेनियस और ओस्टवाल्ड ने बताया था कि जो आयन होते हैं वो धीरे-धीरे वियोजित होते हैं और विद्युत अपघट्य में पूर्ण आयनित नहीं होता, अर्थात कोई भी विद्युत अपघट्य वो कंप्लीटली आयनिक नहीं होता या उसका कुछ ना कुछ पोर्शंस है वो अपनी मूल अवस्था में बना रहता है, ठीक है? लेकिन अगर प्रबल विद्युत अपघट्य की अगर अपन बात करें तो प्रबल विद्युत अपघट्य है वो क्या होता है? पूर्ण रूप से आयनित होता है, जिसकी वजह से आर्हेनियस का सिद्धांत व ओस्टवाल का तनुता सिद्धांत है वो कि प्रबल विद्युत अपघट्य पर अप्लाई नहीं होता है, इसलिए ये फेल हो गया था। नेक्स्ट है अपना प्रबल विद्युत अपघट्यों का डीबाई हक्केल का सिद्धांत, ठीक है? जिसको अपन अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।